What's up students? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, जो हम जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो हमारे बॉडी में फूड आता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस फूड को ग्लूकोज को एंड प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक डाउन कर कर उससे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन एंड वाटर की नीड होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त होती है, कैसे मिलती है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो हम अब इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक आपका लिविंग थिंग्स की एक मेन डिफिनेशंस में आता है कि हाँ, लिविंग थिंग्स में रिस्पायरेशन होता रहता है। और हम सब जानते हैं रिस्पायरेशन ऑलवेज चलता रहता है। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी, वो सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, ह्यूमंस या इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ भी कर रहे हो, उनके अंदर रिस्पायरेशन चलता ही रहता है। इसी तरह अगर हम समझें, जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होता है, और प्लांट्स में रिस्पायरेशन होता है वो भी ऑक्सीजन को ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिमूव करते हैं। हाँ, अगर आप ये ज़्यादातर बहुत से लोग सुनते आए होंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपका ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, बट वो भी सही है, लेकिन वो उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। बट अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में प्लांट्स भी प्लांट्स भी आपके ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही आपका लेते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही रिमूव करते हैं। बट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। ओके गाइस, तो इस चीज़ को क्लियर कर रहिएगा। और जो आपके वाटर एनिमल्स हैं, जो आपके वाटर्स में रहते हैं, आपके रिवर्स, आपके आपके जो है सीज, ओशियंस, इन सब में जो रहते हैं, वो जो आपके एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है उसको लेते हैं। अब जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन कम घुली होती है, वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है वो ले लेते हैं, और वाटर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले लेता है। सो ये आपकी पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल से। ओके गाइस, अब ये देखते हैं कि आपका पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ये इतने ऑर्गन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को वर्क करने के लिए, पूरी प्रोसेस को करने के लिए। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर आपका लंग्स है। सब जानते हैं कि लंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो आपके जो ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर देख रहे हैं, ये आपका एक केस लगा हुआ है बोन्स का। ये बोन्स का केस जो होता है ये रिब्स कहलाता है। और ये आपके क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपका जो लंग्स है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही नर्म, बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर आप उसको, आप जो आपका लंग्स है, अगर आप उसको दबा देंगे तो वर्क करना बंद कर देगा, वर्क नहीं करेगा। अगर लंग्स, तो आपका रिस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, रिस्पायरेशन नहीं हो पाएगा तो ह्यूमन या कोई भी इंसान या कोई भी जीव या कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म वो आपको जिंदा नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये केस लगा होता है जो क्या करता है, लंग्स की हिफाजत करता है, लंग्स की रक्षा करता है। सो गाइस, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिब्स। सो अब हम आगे और चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ओके गाइस, तो देखते हैं जो आपका ह्यूमन है, ह्यूमन जो एयर लेते हैं वो नेस्ट्रल के ज़रिए लेते हैं। किसके ज़रिए लेते हैं? नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए लेते हैं। अब ये नॉस्ट्रिल्स क्या है? ये नॉस्ट्रिल्स, ये पूरा नसल पैसेज, जो आपकी ये नोज़ है, इसी के ज़रिए आप सब जानते हैं नॉस्ट्रिल के ज़रिए एयर लेते हैं। अब इस जो नॉस्ट्रिल के ज़रिए एयर ली जाती है, पूरा नसल पैसेज होता है। अब ये नसल पैसेज में क्या होता है, नसल पैसेज में आपके छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं और एक लाइन होती है म्यूकस की। ठीक है, अब ये हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं भाई, आपने जो एयर ली, ठीक, आपने जो एयर ली उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे आपके हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे आपके जर्म्स भी होंगे। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, तो अगर ये हमारे अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ये क्या करते हैं, फिल्टर्ड कर देते हैं एयर को।
जितने भी आपके जर्म्स पार्टिकल हों, जितने भी आपके हार्मफुल पार्टिकल्स हों, जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हों, उनको फिल्टर कर देते हैं। इसीलिए जो हम देखते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा डस्ट हो रहा हो, जहाँ पर ज़्यादा हवा में क्या होती है गंदगी फैली हो, पार्टिकल जहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर जाएँ बस स्टैंड वगैरह पर, यहाँ अगर बहराइच की बात करें तो रोडवेज पर अगर जाएँ तो वहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे धुआं धुआं फैला हुआ है, तो हमारे क्या आने लगती है, छींक आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि वो जो आप और रिस्पायरेट कर रहे हैं, लेकिन वो एयर में बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। जब हमारे वो फाइन एयर्स में जाते हैं तो वो उनको लेने से मना कर देता है और हमारे छींक आती है और उन पार्टिकल्स को हम बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर ये फाइन हेयर्स या म्यूकस नहीं रहेगा तो पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाएंगे और हमें इन्फेक्ट कर देंगे, जिससे हमें कई सारी बीमारियाँ, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे बात करते हैं। ये नसल पैसेज के अंदर इतना काम हो गया। अब ये जो आप एयर लिया, आपने यहाँ से आपने एयर लिया, अब ये एयर आई यहाँ पर, एयर जैसे यहाँ पर आई तो यहाँ पर आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स का नाम पहले भी सुन चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फेरिंग्स के अंदर फूड भी आता है और एयर भी आती है, लेकिन फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होती है। और ये लैरिंग्स क्या है? फेरिंग्स के अंदर एयर भी आई, फूड भी आई। फूड पाइप से के थ्रू आपको स्टमक में भेज दिया गया, बट जो आपका एयर है, एयर आ जाती है लैरिंग्स में। ये लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स में आपका साउंड बॉक्स भी होता है जिससे आपकी आवाज़ निकलती है ना। तो ये आपका लैरिंग्स में आई, और लैरिंग्स के बाद आपका आ जाती है एयर ट्यूब होता है यहाँ पर इसके अंदर। और एयर ट्यूब के अंदर ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे संरचना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्यों है? इसे हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है? ये आपके जो एयर ट्यूब है इसकी सुरक्षा करती है, इसकी रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि अगर एयर ट्यूब कोलैप्स हो गया, वो कहीं से दब गया, वो कहीं से मुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? आपका कोलैप्स हो जाएगी आपकी एयर और आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये आपके एयर पाइप की, एयर ट्यूब की सुरक्षा करती हैं, जिससे आपकी एयर कोलैप्स ना होने पाए। अब जो आपकी एयर है वो आपकी अगर कोलैप्स हुई तो आप एयर पहुंच नहीं पाएगी लंग्स तक, और लंग्स तक एयर नहीं पहुंच पाएगी तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपको अटैक पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती क्या है? ये बोन्स नहीं होती है, बल्कि बोन, क्योंकि बोन ज़्यादा हार्ड होती है, ये कम हार्ड। जैसे कि आप अपने ईयर कान को अपने हाथ लगाए हुए देखिए, अपर पोर्शन में आपका बहुत ही आपकी नर्म हड्डियां हैं, नर्म बोन्स हैं, है ना। उसी तरह की बोन ये होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड बोन नहीं होती है, वो तो हल्की बोन होती है ये। ठीक है, तो ये आपकी क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद ये आपका जो एयर आई, ये आपका एयर ट्यूब से आगे जाती है, और यहाँ पर देखें क्या होता है? आपके ब्रोंकी होती है, ब्रोंची जिसे कहते हैं, ब्रोंकी भी कुछ लोग कहते हैं। ये क्या होती है? इसके जरिए देन एयर आपका डिवाइड होती रहती है। आपके कई बहुत सारे, अब ये यहाँ से जो आपका एयर ट्यूब होती है ये कई सारे भागों में डिवाइड होती है, आगे चल के डिवाइड होती रही, स्मॉलेस्ट ट्यूब डिवाइड होती रहती है। और एंड में क्या होता है? यहाँ पर आपके बैलून्स के स्ट्रक्चर होते हैं जो हज़ारों के होते हैं। दोनों आपके लंग्स में ऐसे ही होता है। क्या होते हैं? ये बैलून्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हज़ारों होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आपके एक्सचेंज, गैसों के जो एक्सचेंज, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इन्हीं के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज कैसे होता है हम देखते हैं। आपका ऑक्सीजन आया आपका ये ब्रोंकीज के जरिए, और ये आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर में चला गया, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। ये आपकी देखिए ब्रोंकीज है। ठीक है, इसके एंड में क्या होता है? ये इस तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये क्या कहलाते हैं? एल्वियोली कहलाते हैं। ओके गाइस, अब ये एल्वियोली में क्या होगा? एल्वियोली कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल से, बहुत ही लॉन्ग ब्लड वेसल, जितनी ब्लड वेसल से सब इनसे कनेक्ट होती है। किससे? एल्वियोली से। बहुत ही एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, जो एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के जरिए होता है। अब जो ऑक्सीजन ली गई, अब हम देखते हैं जैसे हम सांस लेते हैं, सांस हमने ली तो हमारा जो अंदर डायफ्राम क्या होता है? ये आपका डायफ्राम कहलाता है। ये आपका जो एंड में है ये डायफ्राम कहलाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके नीचे क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इसके ऊपर में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है आपका। ठीक है गाइस, तो आपका ये डायफ्राम क्या कहलाता है? ये डायफ्राम क्या होता है? ये चौड़ा हो जाता है आपका। डायफ्राम जब चौड़ा होगा और लंग्स में क्या हो जाएगा? स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और लंग्स में जब स्पेस ज़्यादा होगा
तो आपकी जितना भी आपकी ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन क्या एल्वियोली के जरिए क्या कर ली जाती है, सक कर ली जाती है, सोख ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब जब इसमें एल्वियोली में ऑक्सीजन सब भर गई, अब एल्वियोली किससे कनेक्ट है, ब्लड वेसल से। अब ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल से भेज दिया में ट्रांसफर कर दी जाती है, और ब्लड वेसल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई होती है पूरी बॉडी से, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में ट्रांसफर कर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर देते हैं आपके एल्वियोली में। ओके गाइस, अब आपके ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेज दी गई, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एल्वियोली में भेज दी गई, और एल्वियोली ब्रांचेस के थ्रू फिर उसको बाहर आपके ब्रीथ आउट कर देती है, और सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है, और आपकी जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी पूरी बॉडी में एक एक सेल्स के थ्रू, सेल्स के पास भेज दी जाती है, और उनके पास जो फूड पहुंचा था वो उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। और वो जो एनर्जी जनरेट होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। ये एनर्जी की क्या है, ये एनर्जी की आपकी करेंसी है हमारी बॉडी में। जैसे आपके पैसे का करेंसी, अब करेंसी क्या होती है आपकी, जैसे रुपया पैसा है ना, $8, इसी तरह आपकी जो एनर्जी की करेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी एटीपी होती है। ओके गाइज, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। ये आपके इसके नोट्स पूरे बने हुए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपके अगर 10th क्लास के हैं, इसको कॉपी करके आप इसको लिख भी सकते हैं, ये पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है। अब इसको स्लाइड वाइज कॉपी करके आप ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जो हमें जाननी चाहिए। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, सिगार, हुक्का, बीड़ी, गुटखा वेरी हार्मफुल। आपके जितने भी टोबैको प्रोडक्ट हैं वो वेरी क्या हैं, बहुत ही हार्मफुल हैं। किसके लिए, आपके हमारी लंग्स के लिए, हमारे टंग के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लीवर के लिए ये बहुत ही क्या है, हार्मफुल हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि क्या क्या होने का, हार्ट अटैक होने का, हार्ट स्ट्रोक्स होने का, पल्मोनरी डिजीज़ होने का, और बहुत सारे कैंसर होने का, ऐसे माउथ कैंसर, लंग कैंसर, इस तरह के बहुत सारे कैंसर होने का। और जो आपका ये जो हम लेते हैं गुटखा के फॉर्म में, या जो आपको टबैको को चबाने के फॉर्म में, इससे आपका ओरल कैंसर, माउथ कैंसर का बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है। और ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गुटखा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए आपका ये बहुत ही हाई इंसिडेंस है आपका ओरल कैंसर का, माउथ कैंसर का यहाँ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर गुटखा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए इन सारे टोबैको प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहिए, नो कहना चाहिए। ओके गाइज, आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको मना करना है। ओके गाइज, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है, और हमें सोसाइटी को अपनी अच्छा बनाने के लिए पहले हमें अच्छा होना पड़ेगा, और हमें ही बेड़ा उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें जो चीज़ पता है वो दूसरे को तो नहीं पता है, ठीक है। तो हमें जो पता है तो हम ही कल के क्या है, हम ही कल के आपके पुलिस है, हम ही कल के जज हैं, हम ही कल के क्या है, इंजीनियर हैं, हम ही कल के डॉक्टर हैं, हम ही कल के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। भाई हाँ, जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा, जो कुछ कर रहा होगा, वही तो कल आगे चल के कुछ ना कुछ बनेगा। कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई सीएम चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई आपके कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, तो है ना। तो इसलिए, और कोई आपका डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जज। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने आप को मेच्योर करें हम स्टूडेंट से। और स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का स्टूडेंट ही आपका सबसे बड़ा उनका ताकत होती है। ओके गाइस, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आगे एक और चीज़ हम जान लें, डू यू नो स्मोकिंग। इसी तरह अभी तो हम लोगों ने बात की खाने वाले टोबैको, चबाने वाले टोबैको के बारे में। अब जो एक और फॉर्म होती है जो स्मोकिंग के थ्रू, यानी जिसको हम स्मोक के थ्रू लेते हैं, जिस टोबैको को, वो क्या होता है, उससे लंग कैंसर बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा लंग कैंसर होता है, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और ये कॉमन कॉज है डेथ का, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके लंग कैंसर एक कॉमन कॉज डेथ इन द वर्ल्ड। ओके गाइस, ये क्या करता है, अपर आपका पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल हेयर्स, आपके पूरे सिर्फ नसल पैसेज के अलावा भी आपके अंदर थोड़ा स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके हमने बताया ना, वो आपके फिल्टर करते हैं। अगर ये फिल्टर ना करे तो हमारे अंदर सारी ये चीज़ चली जाएगी और हमें इन्फेक्ट कर देगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो ये जो आपका जो होता है स्मोकिंग, ये क्या करती, जो स्मॉल हेयर्स होते हैं इनको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, डैमेज कर देती है। और इन स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं,
ठीक। अगर इनको डैमेज कर देगी देन क्या होता है, दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर। अब स्मोकिंग की क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देती है ड्यू टू, अब क्या करते हैं, जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल इंटर्स लंग एंड कॉज इन्फेक्शन एंड कफ, इवन लंग कैंसर, कफ हो जाता है, इसी तरह और भी लंग कैंसर, लंग कैंसर्स वगैरह आपके हो जाते हैं। तो आप लोग को इन सारी चीज़ों को खुद तो अगर आरिफ करीब हो रहा है तो उसको मना करना है, उनको समझाना है, डांटना नहीं, समझाना है, और बार बार धीरे धीरे टोका करेंगे, एक बार क्या होता है धीरे धीरे सही चीज़ हो जाएगी। और अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका दोस्त, कोई आपका फैमिली में कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको बार बार समझाइए। ओके गाइस, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारी वीडियो केमिस्ट्री एंड बायो की क्लास 10 की हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसको भी आप लोग देखिए और समझिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।